We are saying Six Sigma में there are three approaches. One referred to as DMAIC, another referred to as DMA-DV, third referred to as DFSS. तीनों phases का start is the define. Define phase is what commences a Lean Six Sigma project or any project for that matter. Define, I am saying, is your endeavor to get approval for your project idea. ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है दैट इज नॉट वर्किंग राइट. तो आप अपने स्पॉन्सर से अपना प्रोजेक्ट अप्रूव कराना चाहते हो. So you are essentially putting together the define phase, trying to get the approval for your project idea. Additionally, in order for the project to be approved, your sponsor will seek information like कितना टाइम लगेगा, कौन कौन लोग शुमार होंगे, what other resources will you need. जो नहीं करना है, never mention what is the reason of the problem, never mention how do you intend to solve the problem. So define phase starts after you have identified what problem you want to fix or what your improvement opportunity is. उस improvement opportunity के against आप stakeholders identify कर रहे हो. For example, one of my current clients, उनके पास रिजेक्शन बहुत बढ़ गया है. मुझे रिजेक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट करना है. अगर कंपनी में रिजेक्शन बढ़ रहा है तो कौन-कौन से लोग शुमार होंगे? हु आर द पीपल हु आर गेटिंग इंपैक्टेड? रिजेक्शन बढ़ने का मतलब क्लाइंट इंपैक्ट हो रहा है. रिजेक्शन ऑब्वियसली इज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द रिजेक्शन मेजर कर रहा है क्वालिटी डिपार्टमेंट. मेरा सेल्स इंपैक्ट होता है तो मैं रिजेक्शन में अपने सेल्स लीडर्स को भी रख सकता हूं. हाँ, तो रीजन नहीं पूछ रहा हूं, कौन कौन लोग इंपैक्ट हो रहे हैं, स्टेक होल्डर कौन है. और इन स्टेक होल्डर से यू विल सेट अबाउट टू गैदर वॉइस. एक बार वॉइस गैदर हो गया तो वी हैव आइडेंटिफाइड उस वॉइस से अपने प्रोजेक्ट का CTQ. बेसिस द CTQ we will start to document our project charter. Broadly, चार्टर का जो फॉर्मेट अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यही होता है ब्रॉडली हर ऑर्गेनाइजेशन के भीतर. प्रोजेक्ट चार्टर में यही सारी चीजें शुमार होती हैं. एक एलिमेंट बिजनेस केस, एक एलिमेंट
अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट, एक एलिमेंट गोल स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट का स्कोप स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट में शुमार होने वाली टीम, प्रोजेक्ट का टाइमलाइन, प्रोजेक्ट में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोजेक्ट का कम्युनिकेशन प्लान, प्रोजेक्ट का फ्लो चार्ट, प्रोजेक्ट का साइपॉक. So when I'm saying charter, I essentially mean क्या क्या एलिमेंट्स होंगे. I'm saying business case, प्रॉब्लम स्टेटमेंट या अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट, मेरे जैसा आदमी, आई डोंट लाइक द वर्ड प्रॉब्लम, आई विल ऑलवेज वांट टू कॉल इट अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट. बट आपको इंडस्ट्री के टेम्पलेट में बहुत जगह प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी मिलेगा. गोल स्टेटमेंट, स्कोप स्टेटमेंट, टीम और टीम का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोजेक्ट का कम्युनिकेशन प्लान, प्रोजेक्ट का टाइमलाइन, प्रोजेक्ट का फ्लो depicted using flow charts and high level flow chart, high level process map, which is the SIPOC. These are the usual members of a project charter: business case, opportunity statement, goal statement, scope statement, project में कौन कौन से लोग शुमार हैं, so your team and roles and responsibilities, timeline, ideally organization के भीतर टाइमलाइन न डाल के समरी माइलस्टोन डाला जाता है, कम्युनिकेशन प्लान, फ्लो चार्ट, साइपॉक. Everyone with me so far? So what is SIPOC? आ रहे वहां तक, एक एक करके डिस्कस करते हैं. तो चार्टर में पहला डॉक्यूमेंट मैं कह रहा हूं बिजनेस केस. आप ये बताना चाहते हो व्हाई इज द प्रोजेक्ट नेसेसरी. तो योर बिजनेस केस इज इसेंशियली अ आंसर टू द क्वेश्चन, ये प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों है, व्हाई डू द प्रोजेक्ट. तो लिखने का तरीका बहुत सिंपल है. आप प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन लिखते हो, प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन लिखते हो, और उस प्रॉब्लम से होने वाले कॉन्सिक्वेंस के बारे में लिखते हो. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं जो काम कर रहा हूं, तो एक XYZ, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लिख रहा हूं. XYZ इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसिंग, जो भी उनका प्रोडक्ट है. पहला काम खत्म. रिसेंटली या रिसेंट 6 months we see that रिजेक्शन बढ़ गया है. That rejection has increased.
अब रिजेक्शन बढ़ने से कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? एज अ कॉन्सिक्वेंस अगर रिजेक्शन बढ़ा है तो क्या इम्पैक्ट होगा? रिजेक्शन सेल्स बढ़े इम्पैक्ट होगा, कस्टमर एक्सपीरियंस इम्पैक्ट होगा। तो अगर रिजेक्शन मेरा बढ़ गया तो एक आप बोल रहे हो कस्टमर एक्सपीरियंस इम्पैक्ट होगा, और सेल्स रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा, कस्टमर एक्सपीरियंस से सेल्स इम्पैक्ट होगा। मैं रिजेक्शन से सेल्स डायरेक्टली नहीं मान रहा हूं, रिजेक्शन से कस्टमर एक्सपीरियंस से सेल्स इम्पैक्ट होगा। और क्या इम्पैक्ट होगा? क्वालिटी इम्पैक्ट होगा, क्लाइंट, रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा सर। रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा, कस्टमर एक्सपीरियंस से लॉस ऑफ बिजनेस होगा। बिल्कुल। एक जो इमीडिएट टर्म चैलेंज होता है कि कस्टमर से मुझे मिला था 1 लाख पार्ट का, मैंने 1 लाख पार्ट बनाया, उसमें 10% रिजेक्शन हो गया, तो मेरा तो 1 लाख देना था, बचा मेरे पास 90,000। तो रिजेक्शन से शॉर्टफॉल भी होगा। और ये सबसे खतरनाक होता है क्योंकि कस्टमर के पास एक डिलीवरी का टाइमलाइन आपने दे रखा है। करेक्ट। तो मैंने तुमको बोला था कि मैं तुमको 10 लाख सामान फला तारीख को दे दूंगा, 1 लाख सामान मैं तुमको फला तारीख को दे दूंगा। अब मेरे पास सिर्फ 90,000 बचा है, तो मेरे पास 10,000 सामान घट गया, तो मेरे पास एक इमीडिएट टर्म कॉन्सिक्वेंस हो गया कि मेरे पास जितना का ऑर्डर था उतना मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं, शॉर्टफॉल हो गया। रिजेक्शन की वजह से मेरा कॉस्ट इंक्रीज हो गया। पहले मैं 1 लाख सामान बनाने में मुझे 5 लाख रुपया खर्चा हुआ था, अब एक्चुअली ये तो 90,000 बनाने में हो गया, बिकॉज 10,000 सामान तो मेरा कचरा हो गया। एवरीवन विथ मी? As a consequence, yes, there is shortfall in delivery, etc. etc. बिजनेस केस आप डाल क्यों रहे हैं? आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई व्हाई इज द प्रोजेक्ट बीइंग अंडरटेकन। क्यों कर रहे हैं? इसी को मैं 3 पार्ट में लिख रहा हूं। एक, मैं प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं, एक प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं, और एक कॉन्सिक्वेंस का डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं। सेकंड एलिमेंट, जिसको मैं अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट कहता हूं, जो इंग्लिश में लिखा था पिछली बार, अब वो सब कुछ न्यूमेरिकली लिखना पड़ेगा। तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना है, इसको नंबर में लिखना है। 2 बातें लिखनी है। किस ड्यूरेशन का डेटा देखा आपने? और जो डेटा देखा, उस डेटा को क्वांटिफाई कर दीजिए। जो कॉन्सिक्वेंस लिखा आपने, उसको भी क्वांटिफाई कर दीजिए। आई एम सेइंग कि मेरी कंपनी में मुझे 1 लाख माल कस्टमर को भेजना था, उसमें से 10,000 का शॉर्टफॉल हो गया। तो मुझे अब जब अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट लिखना है, तो मुझे एक चीज जो मेंशन कर रहा है कि आपने जो डेटा है, जिसके बेसिस पे आप कह रहे हो कि प्रॉब्लम हुआ है, कितने दिन का डेटा देखा था। सो लेट्स से आई एम सेइंग हैविंग लुक्ड एट data for past 3 months,
आएंगे let's park it. We will decide ki what is a good sample to represent. Having looked at data for past 3 months, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. जब अपन बेसिक स्टैट्स पढ़ रहे थे तो समझ रहे थे कि डेटा को रिप्रेजेंट 3 भाषा में किया जाता है. डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी, डेटा का वेरिएशन, डेटा का शेप. एक और एलिमेंट में ऐड कर दे रहा हूं, बोले टारगेट. Having looked at data for the past 3 months, we see that average या mean of rejection is at 9.5%. जब कभी भी मीन मेंशन करिए आप तो स्टैंडर्ड डिविएशन जरूर मेंशन कीजिए. With standard deviation of whatever 2% against a target of कंपनी चाहती है कि रिजेक्शन 1% से ज्यादा ना हो. करंटली आप कितने पर ऑपरेट कर रहे हैं? 9.5 9 point. As a consequence, past 3 months only, let's say 70,000 parts have been rejected. जो एक्चुअल नंबर्स हो. देखिए आपको सेल करना है. आप इसेंशियली बताना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो आप जैसे भी क्वांटिफाई करके ये मैसेज मुझे दे सकते हैं, बस दीजिए. ये 70,000 पार्ट्स की वजह से इतने का नुकसान हुआ. पीपल थॉट क्लियर है दोनों एलिमेंट्स के? बिजनेस केस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट. जी सर. Yes, sir. तीसरा एलिमेंट गोल स्टेटमेंट. to reduce rejection to 5% by next 3 months. 3 एलिमेंट्स हैं इसके. क्या इंप्रूव करना है, कहां तक करना है और कितने टाइमलाइन में करना है. तो आई एम सेइंग टाइम मेंशन कीजिए, टारगेट या गोल मेंशन कीजिए और डिसीजन एलिमेंट मेंशन कीजिए. सिंपल थॉट एवरीवन, प्लीज. यस सर. अभी आई एम नॉट गेटिंग दैट. गोल कैसे डिसाइड करें इन अ रियलिस्टिक सिनेरियो? बहुत सारे तरीके हैं दैट वी विल डिस्कस. अभी मैं आपको सिर्फ एलिमेंट्स बता रहा हूं. I have a question to all of you. Deepa, I am opening a newer pizza shop. डिलीवरी का कितना टाइम रखूं? कितने टाइम में मैं पिज्जा का डिलीवरी करवा लूंगा?
40-45 minutes average. क्यों 45 minutes? Because since this is a new shop, you are not aware of the upcoming issues, problems you may arrive, come through while delivering the pizzas. So giving 30-minute delivery guarantee would not be suitable at this point of time. You need to 30 minutes, identify the problems that 30 you would minutes, face in future. Yeah. हाँ 30 minutes मेरा एक कॉम्पिटिटर प्रोवाइड करता है. Okay. तो आई हैव लिटिल और नो चॉइस कि अगर मुझे बिजनेस में सरवाइव करना है तो एक तरीका गोल स्टेटमेंट डिसाइड करने का वुड डेफिनेटली बी कस्टमर बेंचमार्किंग. एंड आई लाइक द थॉट दैट रियलिटी तो यही है कि अपनी भी औकात देखनी चाहिए. मैं एक नया शॉप है, नए किस्म के चैलेंजेस आएंगे, सो आई शुड रियलाइज व्हाट चैलेंजेस आई विल हैव, एंड आई कंप्लीटली विथ यू. बट आइडियली एक तरीका टू डिसाइड ऑन द टारगेट इज ऑलवेज कस्टमर बेंचमार्किंग. एक तरीका इज बेस्ट सब ग्रुप परफॉर्मेंस. अगर आपकी टीम है 10 लोगों की, एक बच्चा उसमें से 70 डॉक्यूमेंट्स पर आवर काम कर रहा है, सब बच्चों की सैलरी एक जैसी है. Wouldn't you want the others to be able to do as much as he is doing? And why did you choose that? You chose that because जो बेस्ट कर रहा है वही सब ग्रुप का परफॉर्मेंस मैं बाकी लोगों से भी एक्सपेक्ट करूंगा. गोल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने का तरीका नंबर 2, बेस्ट सब ग्रुप परफॉर्मेंस. आप आइडेंटिफाई करो कि अंडर द बेस्ट कंडीशंस क्या परफॉर्मेंस आपने कर रखा है. तो इफ यू वर टू ट्राई एंड एमुलेट द बेस्ट कंडीशंस, आई एम एबल टू डिवाइस. कभी कभार लॉ ऑफ द लैंड. अगर आप गुड़गांव में बिजनेस चला रहे हो, आप एक नई कंपनी खोल रहे हो, नया बीपीओ खोल रहे हो, नई फैक्ट्री खोल रहे हो गुड़गांव में, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, कितने वर्किंग आवर्स होंगे ये डिसाइड पहले से कर रखा है हरियाणा गवर्नमेंट ने. उससे ऊपर आप नहीं जा सकते हो. अगर हरियाणा का कानून है कि द वर्किंग आवर्स कैन नॉट बी मोर देन 48 इन हरियाणा, किसने डिसाइड किया गोल? देश का कानून ने. तो समटाइम्स लॉ ऑफ द लैंड या लॉ ऑफ द क्लाइंट दैट यू आर प्रोवाइडिंग फॉर वो डिसाइड करेगा. एवरीवन विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. और बहुत सारे स्टैटिस्टिकल तरीके हैं जो हम पढ़ेंगे जब हम एनालाइज फेज में पहुंचेंगे. अनामिका, वी आर टुगेदर. अब तक जो हमने कन्वर्सेशन किया है वो आपको क्लियर है? अनंत, वी आर गुड? Yes, sir, clear. अनीशा, वी आर ओके सो फार? Yes, sir. अंजलि, वी आर ओके? Yes, sir. अंकुश, वी आर गुड? Yes, sir. या हिमांशु? Yeah, just one question. When we were on the first page, which is business goals, you showed in your presentation that there are certain people that we have to select in terms of, for example, a project manager, etc. Are we going to discuss later on? हाँ, if we टीम, हाँ, okay. टीम का जब कन्वर्सेशन करेंगे. Yeah, so I have a question related to that. Is it ठीक है. the right time or जब- can it?
we'll wait. एक बार वो Okay. टीम वाले कॉन्वर्सेशन पे पहुंचते, then we'll discuss Sure. that. Sure, yeah. अश्विनी, बिजनेस Yes, केस, sir. प्रॉब्लम स्टेटमेंट, गोल स्टेटमेंट क्लियर है? गोल स्टेटमेंट का पोर्शन तो अपन दोबारा डिस्कस करेंगे जब एनालाइज में पहुंचेंगे, बट अभी के Yes, sir. लिए जहां तक कॉन्वर्सेशन हुआ ठीक है? Yes, sir. Clear है. बिन्नी, Yeah. Yes, sir. दीपा, ऑल गुड सो फार? Sir, I have a question here. प्लीज. So let's suppose sometimes defining the problem statement itself is not so simplified. Sir. In those situations, what is the recommendation? Like if the थोड़ा problem, सा आवाज गड़बड़ा गया, फिर से बोलिए. sir, again, the problem statement precise नहीं है, and it involves defining will require further assessment of it. तो उस केस में क्या recommendation रहेगा सर? तो अगर आपके पास डेटा नहीं है तो पहले डेटा गैदर कर लीजिए. राइट सर. वो तो करना ही पड़ेगा. देखिए, एक चीज से तो मैं एक एग्जांपल, सॉरी, कैन आई शेयर वन एग्जांपल? मैं पर्सनली इस पर्सपेक्टिव का हूं कि लीडरशिप के पास जाने के पहले आपने अपना होमवर्क किया होना चाहिए. एक बार उसके पास आपसे डिसएग्री करने का उसके पास जुगाड़ हो गया तो आप अपना रेपुटेशन लॉस करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वॉट एवर यू हैव, प्लीज डू इट वेल. यू आर कोटिंग एन एग्जाम्पल, प्लीज बताइए. मैं बोल रहा हूँ सर, अगर सपोज कीजिए कोई ट्रांजिशनल एक्टिविटी है एंड इन द पास्ट इट वाज नॉट वर्किंग इन द एक्सपेक्टेड वे, तो बिकॉज इट इज पाइलिंग अप, देयर इज वन प्रोजेक्ट दैट इज controlling it in terms of cleaning up historical data, right? Simultaneously, people would ask the question, how would you control it to happen in future? So, in such situation, what is the right way of defining my X or Y? Sorry. Yeah. I hope I was audible, sir, right? थोड़ा सा आवाज में क्लैरिटी नहीं है, बट फिर भी चलेगा. देखिए, सिक्स सिग्मा का प्रोजेक्ट में एक पूरा फेज ही है कंट्रोल का, तो हम इंप्रूव करके छोड़ नहीं दे रहे हैं. सिक्स सिग्मा का पूरा अप्रोच ही क्या है? वी आर सेइंग वी विल डिफाइन द प्रॉब्लम, वी विल मेजर द प्रॉब्लम, वी विल एनालाइज द प्रॉब्लम, वी विल फिक्स इट इन द इंप्रूव फेज, एंड देन वी विल पुट इन मैकेनिज्म कि वो प्रॉब्लम कंट्रोल में रहे. तो एक बहुत बड़ा सेल्स फीचर सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट का हमेशा रहेगा कि भैया मैं इंप्रूव करके, और ये लीडर्स का अक्रॉस द वर्ल्ड चैलेंज है. सबको ये लगता है कि जब तक आप ध्यान दोगे तब तक सुधार होगा, उसके बाद छोड़ोगे दोबारा कचड़ा हो जाएगा. तो व्हाट इज योर कंट्रोल मैकेनिज्म, वो तो हमारा सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट का हिस्सा ही है, इफ आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन करेक्टली. नहीं, आई थिंक आपने सही बोला सर कि कंट्रोल फेज डेफिनेटली विल रिमेन, बट मैं बोल रहा हूँ सर, जब मेरे पास प्रोजेक्ट का डिफाइन स्टेज आएगा सर, एट दैट स्टेज अगर मेरे पास टू प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं, फर्स्ट हाउ टू कंट्रोल इट हैपनिंग, राइट, एट द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ, the project scenario or requirement itself is not to trigger it or control it from triggering, plus do the cleanup of the historical items. Can there be like one problem statement? मेरे लिए लाइफ में हर बीमारी को हैंडल करने का एक ही रास्ता है, कॉज आइडेंटिफिकेशन. अगर मुझे किसी चीज का कंट्रोल करना है, मैं देख रहा हूं कि मेरा एक फैमिली मेंबर है वो रेगुलरली बीमार पड़ जाता है, तो एक तरीका तो है कि हर बार उसको जब बुखार हो, बुखार की दवा देते जाओ. ये सस्टेनेबल आंसर तो नहीं है दोस्त. अगर एक बार दो बार हो रहा है तो बुखार की दवा से काम चला लो, बट सब्सिक्वेंटली आपको जड़ में तो जाना ही पड़ेगा, आपको रूट कॉज तो ढूंढना ही पड़ेगा. जब तक आप जड़ उसका ठीक नहीं करोगे, इट विल कंटिन्यू टू हॉन्ट यू.
एंड दिस इज अबाउट ऑल ऑफ अस. आज हमारी अपनी लाइफ की जो भाषण है, इफ यू सी दैट यू आर रेगुलरली बीइंग डिसरिस्पेक्टेड बाय पीपल अराउंड यू, लोग आपका अक्सर मजाक उड़ा देते हैं. सिट डाउन, कोने में बैठो जरा शांति से. इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द रेन, सिट डाउन एंड आइडेंटिफाई फॉर योरसेल्फ कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूं कि मैं बार बार हंसी का पात्र बन जा रहा हूं. बिटवीन टू पीपल, बिटवीन टू सिनेरियोज, मैं दुनिया में एक ही आदमी को बदल सकता हूं. किसको? अपने आप को. ये जीवन का एक बेसिक सच्चाई है. तो अगर आपको अपना सिचुएशन बदलना है तो क्या करना चाहिए? रूट कॉज ढूंढो. और रूट कॉज अगर आप नहीं ढूंढिएगा, आई रिमेंबर माई ओन टाइम, मैं लगभग 11 साल जनरल इलेक्ट्रिक में रहा हूं. एक असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट मुझसे मेरे ज्वाइन करने के पहले वहां का सेलिब्रिटी हुआ करता था. लगातार ग्रो किया था दो तीन बार वो. आफ्टर आई ज्वाइंड इन, उसका रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में घट गया. मैं उसको बहुत सीरियसली नहीं लेता था. तो फाइनली अबाउट 6 months लेटर ही कन्फ्रंटेड मी वन डे कि सर मैंने ऐसा क्या कर दिया है सर, आप मुझसे बहुत नाराज रहते हो. मैंने बोला तुम कुछ भी सब्सटैंशिएटेड बोलते ही नहीं हो. आज तुम्हारा मन कर गया तो चुटकुला नंबर 1, कल तुम्हारा मन कर गया तो चुटकुला नंबर 2. सर बच्चे तो ऐसे ही होते हैं सर, इसलिए क्वालिटी खराब है. जब तक आप मुझे चीजों को मैथमेटिकली एस्टैब्लिश करके नहीं देंगे, और अभी तुमने मुझे कोई एडवाइस दिया और थोड़ी देर के बाद जब मैं डेटा के साथ बैठा तो मुझे समझ में आया कि तुम्हारा एडवाइस रॉन्ग था, क्या इंप्रेशन बना तुम्हारा? कि तुम ध्यान से कुछ सोचते नहीं हो, जो मन में आता है वो बोल देते हो. बहुत ध्यान रखिए, ऑल ऑफ अस, जो हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में झांक करके देखें, किसी को एडवाइस देना, कहीं भी अपनी राय शुमारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जिम्मेदारी समझें. अगर गैस वर्क है तो प्लीज बता दे सर ये मेरा गैस है. उससे क्या होगा? मुझे आपने बता दिया कि सर मैंने मेरे एडवाइस को बहुत सीरियसली मत लो, ये गैस वर्क है, इसको एक्सप्लोर कर लो फर्दर. नहीं तो आप सोच करके देखें, आपका एक सबऑर्डिनेट है, उसने जो एक बहुत जिम्मेदार पद पे है, आप तो उसके एडवाइस को सीरियसली लोगे. एंड व्हाट इफ हिज आइडिया इज रॉन्ग? बहुत खतरनाक है ये. It is very, very crucial that all of us develop this habit of taking accountability of what we say. और हम हिंदुस्तानियों की ये खास करके बीमारी है. तुम अभी खांस के देखो, हम सब डॉक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे, सब. आप कोई भी सोशल मीडिया देखें, आदमी को अपनी जिंदगी चलाने का सहूर हो या ना हो, मोदी के लिए एडवाइस जरूर है हमारे पास. अपनी औकात देख लो भाई, तुम्हारी औकात है प्रधानमंत्री को एडवाइस देने की? बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में अपना. और जड़ ढूंढिए. जिंदगी में किसी भी चीज को इंप्रूव करने का इकलौता तरीका, इकलौता सस्टेनेबल तरीका क्या है? रूट कॉज ढूंढना. रूट कॉज को फिक्स करिएगा तो ही परमानेंटली फिक्स होगा प्रॉब्लम. सो इफ आई सी अ प्रॉब्लम इज रेकरिंग, अगर आपको एक बार बुखार हुआ है तो मैं जबरदस्ती उसका रूट कॉज करने नहीं बैठूंगा. लेकिन अगर मुझे वो फ्रीक्वेंटली अकरिंग दिख रहा है तो क्या करूं? ढूंढो, जड़ में जाओ, ढूंढो व्हाट इज हैपनिंग, और तभी जिंदगी चलेगी. Correct, sir. प्लीज Pranav sir, so प्लीज. basically, my point was to understand Hmm. actually, Hmm. can my problem statement has two loops to it. Let's say one is I'm targeting to do a cleanup, right, sir? Hmm. And while doing so, in parallel, I'm going to develop a solution that will help it stop triggering for future as well. Can No, can no. this Uh, be sir, a if I can, statement, sir? sir, if I can help him. So I think, Hmm. sir, with your permission, can I take this with him? She Sir, wants to answer that, sir. Hmm. so what I have understood is कि आपका backlog बहुत बढ़ रहा है, and then you want to Right. control it. So the project can be कि हमारा for this particular account backlog should be 0. That can be your problem statement for which you have initiated a project. You do define, measure, analyze, improve,
improve में आते आते the goal is achieved. Okay, you have identified the root cause why the backlog was happening so much. It should be 0 or whatever is the target, 0, 1, 2, the backlog, and then you sustain on that. Control is all about sustenance, so you ensure what controls to build in so that backlog doesn't build further. That is how you approach it. Okay, so it means, Neha, the problem statement will still remain. How to stop it triggering, right? The cleanup will not become a project statement. Is No, that first May I- is cleanup. First is cleanup. okay? First is the Okay. cleanup. So first you are Right. initiating a project to clear the current backlog, assessing what is as is Mhm. backlog status, and the target is to get it to 0. So that is your that is your project. And then may in I? virtue of Mhm. yeah, please. I'm Okay. just adding. Thanks, I'm Neha. just adding a point to Neha's saying. Whenever you say the goal, right? You are the backlog. That's something in my industry we use a lot. So when you are targeting to zero the backlog, okay, Mhm. and then you sustain it at 0 because the project says at the end phase it has to be controlled. So your target is to come to 0 and you sustain that 0 for long. Ultimately, what you wanted to do with two problems, which is generally the one problem only. So you take 100 to 0 and continue that 0 for long. That means you are targeting your own two problems in one statement. So whether you would like to write it in 2 points or 1 point, it won't matter much. What you are It will matter. achieving. No, It sir. I know. Paras, I'm just mentioning. I'm just mentioning. I'm sorry. Hmm. It will matter in a charter, but I'm saying what you want to do by your 2 points in your problem statement is actually the same point. If you write it, we are going to target to get our backlog to 0. It does not mean No, Paras, that 0. sorry, Paras, why did Yeah. why did I ask about it? Maybe I'm not putting a conflict to it, but I agree where are you coming from, right? Mhm. My only concern remains because, sir, I think you would be agreeing to it, because if I have to put it different way, I have to perform my data collection in a different way. My monitoring will also be happening in a different way. not So at I all, have to yaar. take two lines Not of at all. action. No. मेरा Okay. current metric, एक metric है मेरा backlog. Right, sir. Backlog, I'm currently measuring my backlog. Let's say it is greater than X right now. Let's say 900 है. So अगर मैंने अपने प्रोजेक्ट का मेट्रिक इसी का पॉजिटिव लिंगो कर दिया, तो इट विल बी एबल टू हैंडल इट कि आज मेरे पास ऐसा सिचुएशन, मेरा प्रोजेक्ट का गोल स्टेटमेंट ये है कि मेरे पास नेट बैकलॉग 0 होना चाहिए और उसी को अपन इंप्रूव कंट्रोल फेज में हैंडल करेंगे. ठीक है सर. Maybe I'll take your guidance later, sir, on this topic. हाँ, Yeah. Sir, मेरे वाले scenario में just the same thing. Inventory वाले में what I have learned, I'm not saying it would I think help him, but in my scenario, if my net inventory backlog is X and my team capacity is Y, so मेरा goal statement हमेशा रहता है X minus Y is my goal, because it can never be 0 and controlled for future. Just इस example में I'm saying, if my जी sir. I like how you're thinking that प्रोजेक्ट में अगर बैकलॉग जैसा प्रोजेक्ट है और हमने टारगेट कर लिया कि हमारा इन्वेंट्री शुड बी व्हाटएवर. ऑर्गेनाइजेशंस में आज टारगेट है दैट एज, लेट्स से एज ग्रेटर देन या लेस देन ग्रेटर देन 2 days 99% टारगेट है. Right. एक ये ऑप्शन है. एक ये ऑप्शन है कि 1% बैकलॉग के साथ अपन खेल रहे हैं. जो भी आपका टारगेट है, ध्यान क्या रखना है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आप टारगेट कर सकते हैं. एलिमेंट, राइट. यू आर नॉट अलाउड टू पिक अप 2 टारगेट्स. बात खत्म. राइट सर, मतलब जस्ट ये है. ठीक है कि आप एक ही प्रोजेक्ट में 2 गोल स्टेटमेंट्स नहीं हो सकते हैं. You cannot tell me that I want to change my, I want to improve my backlog also and I want to improve my quality also. Both can't be done. Correct. या कितनी बार ऐसा होता है कि consequential projects हो जाते हैं, which we will, जब थोड़ा सा आप ज्यादा mature हो जाएंगे तो we'll talk about that as well. Yes, कुछ और कर रहे थे आप? Nothing good for me, sir. Yeah. We need to do that. However,
डायरेक्टली मॉनिटरिंग आपको नहीं दिखती कि बेनिफिट क्या चाह रहे हैं मनी वाइज। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो मॉनिटरली मेजर आप नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो अपना मैथ्स को सुधार लीजिए। हाँ, करना ही पड़ेगा, उसमें कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। देन आई एम मेंशनिंग द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। मेरे प्रोजेक्ट में क्या इन स्कोप रहेगा, क्या आउट स्कोप रहेगा, हम अपने प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। There are several ways to this. I'll quote you a couple of my examples. I was working on a attrition project for a customer. Project start हुआ attrition reduction को लेके, लेकिन जब हमने preliminary data analysis किया तो हमको ऐसा दिखा that 94% attrition 0 to 6 months tenure वाले बच्चों का है। शुरू में प्रोजेक्ट क्या स्टार्ट हुआ था, ओवरऑल कंपनी का अट्रिशन ठीक करने का। प्रोजेक्ट चेंज हो गया, अब इन स्कोप क्या हो गया, अट्रिशन मैनेजमेंट फॉर पीपल जिन्होंने 0 to 6 months का टेन्योर है, जिनका उन्हीं का। आउट ऑफ स्कोप 0 to 6 months के टेन्योर से ज्यादा जिनके जो लोग हैं उनका अट्रिशन आउट ऑफ स्कोप है इस प्रोजेक्ट में। एवरीवन विथ मी? यस सर। अब अभी मैं एक फैक्ट्री को हेल्प कर रहा हूं रिजेक्शन पे, तो उनके पास 4 प्रोडक्ट्स हैं। उनका प्रोडक्ट नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूट्स 70% ऑफ देयर मार्केट। सारा धंधा उनका पहला ही प्रोडक्ट पे है, इसी पे 9% रिजेक्शन चल रहा है। तो बहुत आसान है, ये तीनों प्रोजेक्ट इनको कर दो आउट ऑफ स्कोप। इनके रिजेक्शन को अपन देख ही नहीं रहे, क्या देख रहे हैं सर? जैसे अभी आपने एट्रिशन वाला बोला, अगर उसमें अभी तो आपने 0 to 6 में बोल दिया कि 94% था, और डेटा अगर वैलिड होता, फिर डेटा अगर वैलिड होता मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड होता among times, scopes like 0 to 6 में 10 होता, 6 to 12 9 के अंदर 15% होता, तो उसके अंदर कितना परसेंट टारगेट करना चाहिए, वो हमारी मर्जी है या? हाँ, एक तरीका तो स्कोप डिफाइन करने का मैं ये कह रहा हूँ कि जहां ज्यादा प्रॉब्लम है उसे पकड़ लो, वहां फोकस करो। कहीं है जहां इजी है वहां फोकस करो। ओके, गॉट इट मतलब इट्स ऑन अस। मैं अभी गूगल के लिए प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो गुड़गांव वाले लोकेशन और हैदराबाद लोकेशन से अपन ऑपरेट कर रहे हैं। मेरे लिए ज्यादा इजी है गुड़गांव वाले का भसड़ हैंडल करना, तो स्कोप क्या कर दिया मैंने, अट्रिशन प्रोजेक्ट फॉर गुड़गांव लोकेशन ओनली। गुड़गांव वाले में सीख लूंगा कि क्या भसड़ है, क्या रूट कॉज है, कैसे ठीक करूंगा, यहां पायलट करूंगा, फिर पूरे मोहल्ले में इंप्लीमेंट कर लूंगा। सो समटाइम्स आई एम बेसिंग इट बेसिस किसका इंपैक्ट ज्यादा है। समटाइम्स आई एम बेसिंग इट कि आसान कौन सा है, कहां कितनी बार कंट्रोलेबिलिटी के। सो आई एम माय नेम इज पारस, आई एम अ सीनियर मैनेजर। तो कुछ एरिया है जो मेरे कंट्रोल में है, कुछ एरिया है जो मेरे कलीग के कंट्रोल में है। ऑब्वियसली मेरी गुंडागर्दी ज्यादा वहां चलेगी जो मेरा इलाका है। राइट। पूरे मोहल्ले में ठीक करने के बजाय पहले अपने कंट्रोल वाले इलाके में ठीक कर लेता हूं, उसके बाद वही वाला इंप्रूवमेंट बाकी जगह कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब अपन स्कोप डेफिनेशन बना रहे हैं, स्कोप कुड बी बेसिस व्हाट इज इजियर। मेरे जैसा कंसल्टेंट बिकॉज बहुत महंगा है, तो मैं तो देखूंगा कि जिसमें मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकूं। मुझे देखना होगा ना कि एट द एंड ऑफ द डे आई एम गोइंग टू कॉस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन अ लॉट ऑफ मनी। तो मेरे असाइनमेंट कॉस्ट से तो ज्यादा इंप्रूवमेंट दूंगा ना, तो मैं तो छोटा सीआर तो ना मारूंगा। राइट सर। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज में मैं जब काम कर रहा था, उनके चेयरमैन ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया, प्रणय वी विल नॉट बॉयल द ओशन, कोई मुश्किल प्रोजेक्ट मत उठाओ। बोल ही रहे हैं क्लियरली कि मुझे लोगों के मुंह में खून लगाना है, कि मुझे ऐसी हालत कर देनी है कि हर आदमी इंप्रूवमेंट को समझे कितना शांत था। तो वहां पर क्या करो, जो जो मुश्किल चीजें उसको बाहर कर दो, जो जो आसान चीजें थी वो अपन सुधारने में लग गए। सो लॉट ऑफ आप स्कोप डिफाइन करने में लोकेशन क्वेश्चंस लेते हो,
कहीं आप इम्पैक्ट क्वेश्चंस लेते हो, कहीं आप ईज का क्वेश्चन लेते हो. Everyone with me so far? Yes, sir. Yes, yes, sir. Then you are looking at identifying your team. कौन कौन से लोग आपके साथ शुमार होंगे to be able to do the project. एक तो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है जिसको अपन स्पॉन्सर कह रहे हैं. स्पॉन्सर का मतलब someone who arranges resources for you. And this resource could mean funds, could mean data, could mean his clout. तो एक तो वो स्पॉन्सर है. देन यू शुड आइडेंटिफाई कि आपके प्रोजेक्ट करने के दरमियान आपको किन किन एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी. तो लुक एट स्किल्स दैट आर नीडेड एंड देन डिसाइड किनको शुमार करोगे. आइडियली आपके प्रोजेक्ट के दौरान यू विल नीड एक्सेल स्किल्स. तो प्लीज इंक्लूड समवन इन योर टीम और एनीवन विद इन योर टीम जिसको तुमको पता है कि एक्सेल में रॉकेट है. बहुत ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बीमारी है प्रेजेंटेशंस की. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की यही रियलिटी है, EXL में प्रोजेक्ट करोगे तो EXL के प्रोजेक्ट में आपको 2 पेज की समरी बनानी होगी. तो अनलेस यू आर सुपर कूल एट प्रेजेंटेशंस, खतरे में पड़ जाओगे. So you will need someone who is good at this. You will need subject matter knowledge. So you will need SMEs जो उस इलाके का आदमी है. रिजेक्शन का है तो भैया मुझे समझ में आ रहा है कि इस कहानी में प्रोडक्शन है, इस कहानी में क्वालिटी है. तो आई विल टेक representatives from these areas. Everyone with me so far? Yes, sir. बार बार कहानी वहीं Yes, sir. घूम के आ रही है. जड़ में पहुंचना है तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है. अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो जीतोगे नहीं. फिर आप हिमांशु, does that answer your question? Yes, it answers. I have question on the scope, if I may, or I can keep it for later. No, please. How to validate if the scope, in scope or out scope that we have defined is correct? How do we validate Correct this? is a perspective. अब हिमांशु, Okay. correct is a perspective. आप मेरे प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर हो. मैंने कहा कि क्वालिटी स्कोर पे अपन एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं. लेट्स से आज मेरे पास 5 अलग अलग किस्म का 1 2 3 4 5 5 किस्म का वर्क थ्रेड आता है. आज ज्यादा प्रॉब्लम यहां आ रहा है. लेट्स से 75% 65% प्रॉब्लम यहां है, 25% प्रॉब्लम यहां है, बाकी में कम प्रॉब्लम है. सो आई अप्रोच्ड हिमांशु टू से दैट हिमांशु, आई एम कीपिंग दिस एज इन स्कोप. आप इन स्कोप में 3 और 4 दोनों को रखो. आप भी रॉन्ग नहीं हो, मैं भी रॉन्ग नहीं हूं. मैंने कहा कि सर 3 करूंगा और सिर्फ नोएडा लोकेशन करूंगा. आपने पूछा क्यों कर रहे हो ऐसा प्रणय? बोले सर मेरे लिए आसान पड़ेगा, मैं नोएडा में बैठता हूं ना. आपने बोला नहीं, नथिंग डूइंग, पैन इंडिया करो. ओके ना, आप रॉन्ग हो ना मैं रॉन्ग हूं. Okay, so it's दोनों approach basically right है. is happening in collaboration with the process owner or sponsor and the one who is driving the project. Okay. Correct. And it is also And- individual choices. Hmm. मेरे जैसा आदमी बड़ा शिकार करना चाहता है क्योंकि मैं महंगा रिसोर्स हूं. आई हैव टू जस्टिफाई माई कॉस्ट. जबकि अभी आपने अपने एक बच्चे को, एक असिस्टेंट मैनेजर को यह प्रोजेक्ट दिया है. वो कह रहा है मैं पैन इंडिया करूंगा. आपने कहा चुप रहे, पहले नोएडा वाला छोटा वाला प्रोजेक्ट करके खत्म कर. यहां करते हैं, यहां गलतियां करते हैं, यहां सीखते हैं, फिर उसको अक्रॉस इंडिया इंप्लीमेंट करेंगे. So these are practical questions that you will have to answer at the end of the day for yourself. Do you want Understood. to
push that kid to be able to do everything. And does the scope ever changes at any Absolutely. stage? Okay. अपन एक ही सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को फेज 1 फेज 2 बना देंगे, फेज 3 बोले ये हो गया नोएडा, ये हो गया नोएडा एंड गुड़गांव, ये हो गया नोएडा गुड़गांव रेस्ट ऑफ इंडिया. मैं एयरटेल में काम कर रहा था, वो एयरटेल में काम कर रहा था, तो उनको दे इनिशिएटेड समथिंग दैट दे रेफर टू एज वॉर ऑन वेस्ट. जो इंडिया हेड करते थे उनको दिया गया, तो एक ही बार में पूरा इंडिया में टारगेट करना चाहते थे सारे एयरटेल ऑफिसेस. एक आदमी जिंदगी में कभी स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम नहीं किया है, वो कह रहा मैं पूरा हिंदुस्तान एक दिन में लपेट दूंगा. पागल है क्या? अरे सर फैलो मत, पहला छोटा लोकेशन से शुरू करते हैं. आपको ये क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिकल होकर के सोचना पड़ेगा. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेलियर? बड़ा प्रोजेक्ट ज्यादा फेल होता है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं. आपको अपनी टीम का साइज, टीम की एबिलिटी, ऑल दीज क्वेश्चंस विल कम टू द प्ले व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस. यस, यू आर सेइंग समथिंग. So, just last one follow-up question on scope. Like you said that when we are defining the opportunity statement or problem statement is when we need to quantify. Does it also apply to scope? Yeah. Or it can be managed with theory? देखिए, आपने मुझे ये पूरा अक्रॉस इंडिया का डेटा है. लेट्स से दिस इज अभी जो मेरे पास चैलेंज है, मेरे पास पूरे इंडिया के गूगल का अट्रिशन का डेटा है. मैं कह रहा हूं मैं सिर्फ गुड़गांव पे फोकस करूंगा, तो मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा ना अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट. मैंने पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बनाया था? पैन इंडिया का डेटा को लेके. लेकिन अब तो प्रोजेक्ट मेरा हो गया गुड़गांव का अट्रिशन. तो you can't talk about doing a project on गुड़गांव लोकेशन and talk about इंडिया का डेटा. फिर तो रेलेवेंट डेटा को कोट करना पड़ेगा ना. तो स्कोप में भी क्वांटिफाई करना चाहिए, राइट? हाँ, स्कोप में मेंशन कर देना चाहिए कि ये ही स्कोप है मेरा. और अपन द स्कोप और प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक ही प्रॉब्लम के बारे में बात करें. तो जब हम पिवट की बात कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट किया टू विजुअलाइज कि इंडिया का प्रॉब्लम ठीक करते हैं in terms of attrition, and while I was doing my study is when my problem statement or opportunity statement changes. So do I need to add, when I'm submitting my charter, do I need to add that slide, or can I remove the previous one and just submit only one? एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाओ, बाद में फोकस्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना. अंडरस्टूड. मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाऊंगा, उसका रिवीजन भेज दूंगा लीडर के पास अप्रूव कराने के लिए. बट कराना तो पड़ेगा. अंडरस्टूड. थैंक यू. या दैट विल बी ऑल. थैंक यू. सर फोकस से क्या मतलब होगा यहाँ पे? अब जो हमने भी शुरू में कहा कि पहले तो भैया पूरा अट्रिशन इंडिया का डिस्कशन कर रहे थे, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया था पूरा इंडिया का. अब डिसाइड कर लिया है कि मेरा स्कोप गुड़गांव का होने वाला है. आई अंडरस्टैंड. थैंक यू सर. So I'm saying business case, problem statement या opportunity statement, goal statement, scope, team. अब इन टीम मेंबर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी है. आइडियली यू विल हैव दिस डन थ्रू सम टूल. या तो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है RACI, मैं बहुत इस्तेमाल करता हूं RASIC. एक और टूल है ARMI, वैसे ही हैं GRPI, बहुत सारे टूल्स हैं. इसेंशियल आइडिया क्या है कि अपने को क्लैरिटी के साथ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करने हैं, खास करके जब आप क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट्स कर रहे हो. अगर विद इन टीम प्रोजेक्ट है, क्वालिटी डिपार्टमेंट का मैनेजर शुरू किया है, उसमें असिस्टेंट मैनेजर भी पार्ट है, 2-3 और क्वालिटी वाले भी पार्ट हैं, तो यहां पर एक ही डिपार्टमेंट के लोग हैं, ज्यादा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लैरिटी नहीं चाहिए. घर के एक ही परिवार के सारे लोग हैं. बट यही मेरे जैसा आदमी है, मैं कंसल्टेंट हूं, आउटसाइडर हूं,
जरा सा भी डिले में प्रोजेक्ट फट जाएगा, तो वहां पर तो मैं बहुत क्लैरिटी के साथ बताना चाहूंगा ये काम मेरा है, ये काम तेरा है। एवरीवन, तो करेक्ट। तो जनरली ये एक फ्रेम है दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कॉल्ड अ RASIC। ये set of activities है that we have listed down. Step number 1, collect voice from your stakeholders. मैंने यहां पे नाम डाल दिया उन सारे लोगों का जो मेरे प्रोजेक्ट में शुमार हैं, एंड देन आई एम मेंशनिंग कि ये वाला काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी। R मतलब रिस्पॉन्सिबल, A का मतलब अप्रूव, S का मतलब सपोर्ट, I का मतलब इन्फॉर्म, C का मतलब कंसल्ट। तो ये काम करने में कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसको इन्फॉर्म करना है, तो बता दिया सब लोगों को इन्फॉर्म कर देना। अगर सपोर्ट का जरूरत है तो लिख दीजिए किसी के आगे सपोर्ट, किसी के आगे कंसल्ट। एवरीवन विथ मी? Yeah, why does it say pre-DMAC? Yes, sir. डिमैक के पहले की एक्टिविटीज, चार्टर बनाने के पहले का सबको मैं प्री डिफाइन बोल रहा हूं। यू कैन कॉल इट योर ओन लैंग्वेज। But it shouldn't this be a part of define? आइडली शुडंट बी, बिकॉज डिफाइन तो बस ये वाली एक्टिविटी और ये वाली एक्टिविटी है, इसके बीच की ये सारी जो है वो तो प्री डिमैक ही है। Understood. Let's say I have a very simplistic task at hand. I am shifting my house. I am making a house movement. मैं क्या चाहता हूं? That we all identify what are the activities involved in the house shifting. मैं एक नए रेंटल एकोमोडेशन में जाना है मुझे। आइडेंटिफाई कीजिए what activities will need to be done, और इस पूरे घर शिफ्ट करने की परियोजना में आपके साथ कौन-कौन से लोग शुमार होंगे? Who are the stakeholders when you are moving your house? Me, my wife, child, maybe parents if they live with you, landlord जो करंट है, जो लैंडलॉर्ड न्यू है, maybe movers and packers, friends, Property okay, dealer, sir. property dealer, correct, property dealer। आपको अगर सफाई करवाते हो ऑर्गेनाइज्ड वाले लोगों से तो मे बी अर्बन क्लैप, मे बी पंडित जी, रेंट एग्रीमेंट सर। हाँ। अब एक्टिविटीज सोचो और करना क्या है। रैसिक कौन, सो लेट्स से सर्च या डिसीजन पहले कर देता हूं। पहले तो डिसाइड कर लेते हैं, डिसीजन ऑन लोकेशन, प्राइस, एंड अदर मैंडेट्स। कौन डिसाइड करेगा क्या क्या चीजें मैंडेटरी हैं? मुझे मेरी शादी को 20 साल हो गए। आई विल रादर हैव माय वाइफ डिसाइड। आई डोंट वांट, मैं पिटना नहीं चाहता हूँ, सो मैं भैया आई विल लेट माय वाइफ डिसाइड एंड आई विल बी इन द सपोर्ट रोल। Once all of this decision has been taken, the property dealer will need to be informed. With me everyone? Yeah. और अभी तक डेट फाइनल नहीं हुआ, इसलिए मूवर्स एंड पैकर्स को बता नहीं सकते हैं। अभी
इसमें शायद इस डिसीजन में कंसल्ट भी मैं अकेला बैठ के या मेरी वाइफ अकेले बैठ करके प्राइस वगैरह डिसाइड नहीं कर सकती है, तो शी विल हैव टू टॉक टू डीलर्स अबाउट इस इलाके में क्या रेंट चल रहा है, उस इलाके में क्या रेंट चल रहा है, एसेट्रा एसेट्रा. Everyone with me so far? Yes, sir. Yes, sir. Pranay. 15 मिनट का एक्सरसाइज. मैं आप लोगों को 3-4 रूम्स में ब्रेक कर देता हूं. मुझे घर मूव करने का फॉर अ रेंटल एकोमोडेशन रासिक बना के दिखाइए. फेयर एवरीवन? Mhm. Yeah.